9 अगस्त 1925 काकोरी स्टेशन। रात के घने अंधेरे को चीरते हुए यात्रियों से खचाखच भरी एक ट्रेन बड़ी तेजी से लखनऊ की ओर आगे बढ़ रही थी। सभी यात्री ट्रेन में आ रही इस ठंडी हवा से मंत्रमुग्ध हो रहे थे, बस इस बात से अनजान कि ये ट्रेन कभी अपने लक्ष्य तक पहुंचेगी ही नहीं। ट्रेन लखनऊ से बस 15 किलोमीटर दूर थी कि तभी ट्रेन में बैठा एक ऊंची मूंछों वाला आदमी खिड़की से बाहर झांकता है और इसके बाद अपने सामने एक टोपी पहने हुए आदमी की तरफ देख मूंछ को ताव देता है। इसके बाद ये टोपी वाला आदमी अपनी जगह से उठता है और दाएं बाएं एक नजर घुमा के एक झटके में ट्रेन की चैन खींच देता है। चैन खींचते ही ट्रेन एक चुभने वाली आवाज के साथ धीमी होनी शुरू हो जाती है और बाकी यात्री अचंभे से इस टोपी वाले आदमी को घूरने लगते हैं। कोई कुछ कहता या करता उससे पहले ही ट्रेन में अलग अलग सीटों पे बैठे 10 आदमी हाथ में पिस्तौल पकड़े हुए खड़े हो जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, कोई अपनी जगह से हिलने की कोशिश नहीं करेगा। दरअसल ये कोई चोर या डाकू नहीं है, बल्कि वो क्रांतिकारी हैं जिनके कारण आज हम आजाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। और ये एक ऐसी डकैती को अंजाम देने वाले हैं जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक मील का पत्थर साबित होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का वो अहम किस्सा जानने वाले हैं जिसे पूरे देश ने बेशक भुला दिया है, लेकिन इस किस्से के कारण ही हमें भगत सिंह जैसे बलिदानी देखने को मिले और इसी किस्से की बनाई बुनियाद पे स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई और हमें आजादी मिली। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं काकोरी कांड की। मार्च 1919 वर्ल्ड वॉर 1 में अंग्रेजों की बढ़ चढ़ के मदद करने के बावजूद हम भारतीयों को आजादी तो दूर बल्कि रॉलेट एक्ट जैसा क्रूर कानून मिला। इस एक्ट ने पुलिस को इतनी शक्ति दे दी थी कि वो जिसको चाहे उसको बिना किसी वजह के गिरफ्तार कर सकते थे। इन काले कानूनों के खिलाफ भारत में खूब प्रोटेस्ट होने लगे और इसी के चलते अप्रैल के महीने में अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग शांति प्रिय ढंग से बात करने के लिए इकट्ठा हुए थे। तब ब्रिगेडियर जनरल डायर ने लोगों पे अंधाधुंध फायरिंग करवा दी, जिसमें 1500 से ज्यादा लोग मरे और 1200 के करीब जख्मी हो गए। दोस्तों, अंग्रेजों का ये एक कदम उन पे आग बन के बरसता है और पूरे देश में प्रोटेस्ट की लड़ी लग जाती है। अंग्रेज ये सब संभालने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी 1920 में महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ऐलान कर दिया। सभी फैक्ट्री बंद हो गई, सरकारी कर्मचारियों ने दफ्तर जाना बंद कर दिया, ब्रिटिश कपड़ों का बायकॉट कर दिया गया। साफ शब्दों में कहें तो लगने लगा था कि भारत को इन जुल्मी अंग्रेजों के प्रकोप से अब हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। फरवरी 1922 चौरा चौरी नाम के गांव में प्रदर्शनकारियों पे पुलिस ने हमला किया और जवाब के तौर पे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए। ये खबर सुन गांधी जी, जो हिंसा के सख्त विरोधी थे, उन्होंने तुरंत इस मूवमेंट को बंद करने का फैसला लिया। दोस्तों, ये खबर आग की तरह पूरे देश में फैल जाती है और आज़ाद भारत में सांस लेने का सपना देखने वाले हजारों लोगों का मनोबल बुरी तरह टूट जाता है। बेशक आम भारतीय कुछ दिन का शोक मनाकर फिर से गुलामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन एक 25 साल के नौजवान को ये गुलामी हरगिज हजम नहीं हो रही थी और ये नौजवान ठान लेता है कि आज़ादी के लिए पूरी ब्रिटिश हुकूमत से अकेला ही लड़ना पड़े तो लड़ जाऊंगा, लेकिन आज़ादी लेकर मानूंगा। इस वीर बहादुर का नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। ये वही बिस्मिल है जो मात्र 18 साल की उम्र में अंग्रेजों को भगाने की प्रतिज्ञा ले चुके थे। इन्होंने अपनी पूरी जीवनी में हजारों कविताएं लिखी, जिसने क्रांति की लहर में अलग ही जोश भर दिया। बेशक ये कविताएं लिखते थे, लेकिन इनकी विचारधारा थी कि आज़ादी एक हक है जिसे छीनना पड़ेगा। और भारत के युवाओं में एक वर्ग ऐसा भी था जिसे गांधी जी के पीसफुल तरीकों में नहीं बल्कि बंदूक की गोली पर विश्वास था। इसलिए ये बिस्मिल के साथ जुड़ने लगे और साल 1923 तक एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया
और बिस्मिल इस ग्रुप के लीडर बनकर उभरे। यही ग्रुप एक पार्टी का गठन करता है जिसका नाम होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। देखते ही देखते नॉर्दर्न इंडिया में बिस्मिल जी की लीडरशिप में एचआरए इस हद तक फैल गई कि 1924 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव जैसे वीर भी इसका हिस्सा बन गए। पार्टी पूरी तरह से सीक्रेटली ऑपरेट कर रही थी और शाहजहांपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी जैसे शहरों में इसके बेस थे। जहां पूरे देश में अंग्रेज जुल्म किए जा रहे थे, वहीं इकलौती एचआरए में ही हिम्मत थी जो अंग्रेजों को बार बार याद दिला रही थी कि ये देश हमारा है, तुम्हें ये क्रूर शासन छोड़ना ही होगा। ऐसे में साल 1925 की शुरुआत में बिस्मिल पार्टी की सीक्रेट मीटिंग बुलाते हैं जिसमें मुद्दा बिल्कुल साफ था। ऐसा प्लान जिससे इंग्लैंड में बैठी अंग्रेजी हुकूमत के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। 5 जुलाई 1925 शाहजहांपुर। एक खुफिया कमरे में एचआरए के सबसे भरोसेमंद क्रांतिकारी मीटिंग के लिए बैठे हुए थे। सभी एक के बाद एक मुद्दा उठा चर्चा कर रहे थे कि तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और बिस्मिल कमरे में घुस जाते हैं। इनके कमरे में घुसते ही सब अचानक शांत हो जाते हैं और कमरे की इस शांति को बिस्मिल अपनी जोशीली आवाज से भरते हुए कहते हैं, तुम सबने देखा होगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बंद होने के बाद से ही अंग्रेजों के जुल्म बेलगाम हो चुके हैं और इससे भी ज्यादा दुख मुझे इस बात का होता है कि अब देशवासियों ने अंग्रेजों के सामने घुटने ही टेक दिए हैं। तभी कमरे में एक आवाज गूंजती है, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग नरसंहार कम था कि अब ये अंग्रेज सॉल्ट बिल लाकर नमक के दाम भी दुगने कर रहे हैं। दोस्तों, ये आवाज क्रांतिकारी राजेंद्र लहरी की थी जो पढ़ाई से तो एमए हिस्ट्री थे, लेकिन जब बात अंग्रेजों को खदेड़ने की हो तो इनकी प्लानिंग करने की क्षमता के कारण इन्हें सब इंजीनियर कहकर पुकारते थे। राजेंद्र के बाद इस कमरे में मौजूद हर इंसान अपनी बात कहने लगता है। कुछ देर सुनने के बाद कमरे में दबंग सी आवाज एक बार फिर गूंजती है, बिस्मिल जी, मेरे देश की मिट्टी में आज भी बहुत दम है। इन अंग्रेजों को उनकी नाक रगड़वाने का समय आ गया है। अपनी मूंछों को ताव देते हुए ये शब्द और किसी के नहीं बल्कि उस समय 19 साल के रहे फौलादी जिगरे वाले चंद्रशेखर आजाद के थे। आजाद का जोश देख बिस्मिल मुस्कुरा देते हैं और एक क्रांतिकारी की तरफ इशारा करते हैं, जिसके तुरंत बाद ये क्रांतिकारी एक नक्शा सभी के सामने रखी बड़ी सी मेज पे बिछा देता है। सभी इस नक्शे को हैरानी से घूरने लगते हैं। तभी सबकी जिज्ञासा को खत्म करते हुए बिस्मिल जी कहते हैं, ये काकोरी स्टेशन का नक्शा है और आज हम एक ऐसे खतरनाक मिशन के लिए इकट्ठा हुए हैं जो हम सभी की सालों पुरानी इच्छा को पूरा कर अंग्रेजों को सीधा लंदन तक झटका देगा। ऐसा कह बिस्मिल एक क्रांतिकारी को पूरा प्लान सबको बताने के लिए कहते हैं। इसके बाद ये क्रांतिकारी सबको बताता है, अंग्रेज टैक्स के रूप में जो हमसे पैसा लूटते हैं, उस पैसे को वो शाहजहांपुर से लखनऊ एक ट्रेन में लेके जा रहे हैं। हम सभी इस ट्रेन में सफर करेंगे और इस पैसे को लूट लेंगे जो आगे चल के हथियार खरीदने और अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने में काम आएगा। ये सब कहने वाले और कोई नहीं बल्कि सिर्फ 21 साल के लेकिन एचआरए के दिग्गज क्रांतिकारियों में गिने जाने वाले सचेंद्र बख्शी थे। सचेंद्र की बात खत्म होते ही बिस्मिल एक्शन प्लान समझाते हैं। ट्रेन में कुल 6 डब्बे हैं। आखिरी डब्बा गार्ड कैबिन का है जिसमें हमारी तिजोरी है। तिजोरी करीब 50 से 60 किलो की होगी। आजाद, राजेंद्र और सचेंद्र तुम तीनों सेकंड कोच में सफर करोगे और हम सब थर्ड कोच में। ट्रेन जैसे ही लखनऊ से 15 किलोमीटर दूर काकोरी के पास होगी, आजाद तुम राजेंद्र को इशारा करोगे, जिसके तुरंत बाद राजेंद्र तुम चैन खींच देना। इसके बाद हम सभी ट्रेन में बैठे यात्रियों को संभालेंगे। इतने में तुम तीनों सेकंड कोच से निकल गार्ड कैबिन में घुस जाना और तुरंत तिजोरी को ट्रेन से नीचे फेंक देना। लेकिन अंग्रेजों को लखनऊ से काकोरी पहुंचने में सिर्फ 30 मिनट लगेंगे, इसलिए ट्रेन रोकने से तिजोरी खोलने तक हमारे पास समय बहुत कम रहेगा। एक और बात, बिस्मिल कुछ और कहते तभी एक आवाज उन्हें टोकती है, गार्ड कैबिन में तो पुलिस वाले भी हो सकते हैं। यह आवाज बिस्मिल के प्रिय मित्र और एचआरए के हट्टे कट्टे क्रांतिकारी अशफाकुल्लाह खान की थी। अशफाकुल्लाह की तरफ देख बिस्मिल कहते हैं, बिल्कुल सही, गार्ड कैबिन में एक हथियार के साथ गार्ड होगा,
इसलिए इन तीनों के साथ आजाद, राजेंद्र, सचिंद्र तुम भी वहां जाओगे और गार्ड को सिर्फ बेहोश करना है। सारा प्लान समझने के बाद कमरे में बैठे हर क्रांतिकारी के मन में जोश की लहर उठती है। मीटिंग खत्म होने से पहले आजाद जोर से कहते हैं, देश के लिए जान कुर्बान भी की तो कोई गम नहीं। इनके पीछे बाकी लोग भी दोहराते हैं, कोई गम नहीं। क्रांतिकारियों ने प्लान तो बना लिया, लेकिन इसका अंजाम वैसा बिल्कुल नहीं होता जैसा ये सोच के चल रहे हैं। उल्टा ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के वजूद को ही खतरे में डाल देते हैं। 9 अगस्त 1925 शाहजहांपुर से पैसे से भरी ट्रेन निकल जाती है और अलग अलग जगहों से इसमें 10 के 10 क्रांतिकारी भी चढ़ जाते हैं। ट्रेन में एकदम लुभावना सा माहौल था, क्योंकि रात हो चुकी थी और पूरी ट्रेन में खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। सारे यात्री लगभग सुस्ती में थे और इधर क्रांतिकारी काकोरी स्टेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब लखनऊ से करीब 15 किलोमीटर ही रह गए थे और आजाद की नज़र खिड़की से दिख रहे काकोरी स्टेशन के बोर्ड पे पड़ती है और इसके तुरंत बाद वो राजेंद्र की तरफ देख मूंछ को ताव देते हैं और राजेंद्र चेन खींच देते हैं। ट्रेन धीमी होनी शुरू हो जाती है और सारे क्रांतिकारी अपनी जगह से उठ सभी यात्रियों को चुप रहने के लिए कहते हैं। ट्रेन लगभग रुक चुकी है। आजाद और उनके 2 साथी फटाफट गार्ड कैबिन की तरफ जाते हैं और उधर थर्ड कोच में से अशफाकुल्ला भी गार्ड कैबिन में पहुंच जाते हैं। आजाद वहां मौजूद गार्ड का ध्यान भटकाते हैं कि तभी पीछे से अशफाकुल्ला उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद सारे मिलके तुरंत तिजोरी को बाहर फेंक देते हैं। तिजोरी खोलना जितना आसान लग रहा था उतना नहीं था और तिजोरी खुलती उससे पहले ही एक जोर की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन सभी एक पल के लिए ठहर से जाते हैं। दरअसल सामने से एक और ट्रेन आती दिख रही थी और अगर उसमें ब्रिटिश पुलिस हुई तो सारा प्लान गले में सांप पहनने जैसा बन जाता। ट्रेन करीब पहुंचती जा रही थी और तिजोरी खुलने का नाम नहीं ले रही थी। इधर ये ट्रेन करीब पहुंच जाती है और उधर सबकी धड़कनें तेज होने लगती हैं। तभी वो इस ट्रेन की तरफ देखते हैं तो ये मालगाड़ी थी, जिसमें पुलिस के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हॉर्न मारती हुई ये मालगाड़ी सीधा निकल जाती है और इसके निकलते ही सभी के चेहरे पे एक शांत सा भाव आ जाता है। इधर कई देर से राजेंद्र और आजाद तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रहे थे। अशफाकुल्ला उन्हें पीछे करते हुए हथौड़ी मांगते हैं और अपने विशाल हाथों से वो जोर से तिजोरी पे वार करते हैं कि वो एक झटके में खुल जाती है। फटाफट ये सारा पैसा अपने साथ लाए चादर में भर लेते हैं और इसके तुरंत बाद सारे क्रांतिकारी इस अंधेरे में विलुप्त हो जाते हैं। सुबह होने तक ये खबर भारत के कोने कोने तक तूफान की तरह पहुंच जाती है और जैसी उम्मीद थी ठीक वैसा हुआ। इन 10 क्रांतिकारियों ने वो कर दिखाया जो हजारों लोगों की भीड़ नहीं कर पाई थी। खुद को सर्वशक्तिशाली समझने वाले अंग्रेजों की नाक के नीचे से पूरे 8,000 रुपए यानी आज के लगभग 60 लाख रुपए लेकर रफूचक्कर हो गए और अंग्रेज सिर्फ हाथ मसलते रह गए। अब अंग्रेज पागलों की तरह खोजबीन शुरू कर देते हैं और उनको सबसे पहला सुराग काकोरी स्टेशन से ही मिल गया। दरअसल उस रात क्रांतिकारी बनवारी लाल की चादर वहीं गिर गई थी और उस पे एक दुकानदार का नाम लिखा था। इस दुकानदार से पूछताछ करने पे बनवारी लाल का पता मिल जाता और अंग्रेज उन्हें पकड़ लेते हैं। बनवारी लाल मजबूरी में अंग्रेजों को काकोरी ट्रेन एक्शन की सारी प्लानिंग और इससे जुड़े लोगों की डिटेल्स बता देते हैं। ये एक चीज क्रांतिकारियों पे बिजली से भी ज्यादा भारी पड़ जाती है और चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर 1926 के अंत तक सभी क्रांतिकारी एक एक कर पकड़े जाते हैं। कुछ महीने केस तो चला, लेकिन वो सिर्फ नाम का था, क्योंकि डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाने वाले अंग्रेजों ने गवाह से लेकर वकील तक सब खरीद रखे थे और ये किसी भी हालत में इन क्रांतिकारियों को फांसी देना चाहते थे, ताकि दोबारा कोई इनके खिलाफ आवाज उठाने से पहले 1000 बार सोचे। दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और राजेंद्र लहरी को फांसी दे दी गई। जहां अंग्रेजों ने सोचा था कि इनकी फांसी से भारतीय डर जाएंगे, लेकिन असल में यह हजारों युवाओं की प्रेरणा बने और ये प्रेरणा ही भारत में अंग्रेजों के खिलाफ उग्र आंदोलन का कारण बनी। लेकिन गम इस बात का है कि आज हमारे इन वीर सपूतों की कुर्बानी की कोई बात भी नहीं करता। रही बात चंद्रशेखर आजाद की, तो राम प्रसाद बिस्मिल के बाद उन्होंने HRA का नेतृत्व संभाला। उन्हीं के नेतृत्व में
जेपी सॉन्डर्स को मारा गया था और 1929 में वायसरॉय को भी भारत छोड़ने के लिए डराया गया था। लेकिन 27 फरवरी 1931 के दिन वो उत्तर प्रदेश के एल्फ्रेड पार्क में एक क्रांतिकारी से मिलने आए थे। वहां उनके साथ धोखा हुआ और ये ब्रिटिश पुलिस का बिछाया हुआ जाल निकला। इनकी ब्रिटिश पुलिस के साथ कुछ देर मुठभेड़ चली और जब इनकी बंदूक में सिर्फ एक गोली रह गई तब इस वीर क्रांतिकारी ने अंग्रेजों के आगे झुकने की बजाय खुद को ही गोली मारना ज्यादा उचित समझा।